नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव और हमारा आज का मुद्दा है टूटी हैवानियत की हद, क्या इंसानियत हुई डेड। छत्तीसगढ़ में हाल के दिनों में सामने आई घटनाएं केवल अपराध की श्रेणी में नहीं आती, बल्कि वे समाज के भीतर गहराती संवेदनहीनता और विकृत मानसिकता की भयावह तस्वीर पेश करती हैं। छोटी छोटी बातों पर इतना उग्र हिंसक व्यवहार, वह भी इस स्तर तक कि इंसान की जान लेने में भी हिचक नहीं रहा। यह चिंता का विषय ही नहीं बल्कि सामाजिक चेतावनी भी है। अंबिकापुर में महिला के साथ हुई बर्बरता या रायपुर के अभनपुर क्षेत्र में युवक को जिंदा दफनाने जैसी घटना, ये केवल कानून व्यवस्था की विफलता नहीं बल्कि मानवीय मूल्यों के पतन का संकेत भी है। किसी व्यक्ति की हत्या कर देना ही पर्याप्त नहीं समझा जा रहा है, बल्कि उसके साथ अमानवीय क्रूरता की सारी सीमाएं पार कर दी जा रही हैं। सवाल उठता है कि आखिर हमारे समाज में यह हिंसक प्रवृत्ति इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कभी मामूली कहासुनी तो कभी निजी रंजिश, लेकिन अंजाम इतना खौफनाक कि सुनकर रूह फना हो जाए। अंबिकापुर में एक महिला के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई। हत्या के बाद जिस तरह से शव के साथ बर्बरता हुई, उसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। घटना ने दिल्ली के निर्भया कांड की याद दिला दी। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। आज थाना कोतवाली क्षेत्र के चिलम चौक में पता लगा कि एक मटन शॉप जो कि गुमठी में है, वहां पर एक महिला की बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर आए हैं। एफएसएल की टीम और साइबर टीम आई है, जांच पड़ताल कर रही है और प्रथम दृष्टया जो है ये हत्या का मामला लग रहा है, जिसमें कि इसमें जल्द से जल्द जो है वो गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं रायपुर के अभनपुर में एक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। प्रेम प्रसंग और विवाद के चलते एक युवक को पहले तो पीटा गया, फिर बेहोशी की हालत में उसे ऑटो में ले जाया गया और खदान में जिंदा दफन कर दिया गया। रास्ते में 4 थाने तो आए, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर विवेचना होकर के अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। ये त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग का मामला था जिसमें हत्या हुई है। ये सावित्री साहू महिला के साथ इन दोनों का प्रेम प्रसंग था। उस पर ये झगड़ा हुआ, इसने बुलाया और रात को इसने बुलाकर उसको मारा। उसके बाद मारने के बाद इसको ऑटो से ले गए हैं और इन लोगों ने वहाँ पे जगह देख करके, इसमें एक अभी आरोपी फरार है जिसमें शामिल है, और जगह देख के इन लोगों ने इसको, जब बेहोश था, बेहोशी की हालत में इन्होंने उसको दफन कर दिया है। मरा नहीं था वो, बेहोशी अर्ध बेहोशी की हालत में था और उसने उसको दफना दिया, इससे उसकी मृत्यु। कोंडागांव में भी चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक डिपोटेड आरोपी फिर से लौटकर वारदात को अंजाम देता है। ये घटनाएं सिर्फ कानून व्यवस्था नहीं बल्कि समाज की गिरती संवेदनाओं का आईना बनकर सामने आई हैं। कभी जो समाज हमसे चलता था, आज मैं तक सिमटता जा रहा है। गुस्सा अब काबू में नहीं रहता और यही गुस्सा बनता है खौफनाक अपराध की वजह। क्या समाज में संवाद की जगह अब हिंसा ले रही है? क्योंकि गुस्से में क्राइम तो हो जाता है और पीछे छूट जाता है सिर्फ और सिर्फ दर्द और एक खामोश सवाल। अब सवाल यही है कि क्या इंसानियत सच में डेड हो चुकी है, या अभी भी वक्त है संभलने का, सोचने का और समाज को फिर से इंसानियत सिखाने का। वाकई में ये गंभीर सवाल है। क्या ये गुस्से पर नियंत्रण की कमी या फिर हम धीरे धीरे संवेदनाओं से दूर होते जा रहे हैं? आज का समाज हम से मैं तक सिमटता जा रहा है। संवाद की जगह आक्रोश ने ले ली और सहनशीलता की जगह हिंसा ने। यही कारण है कि मामूली विवाद भी खौफनाक अपराधों में बदल जाते हैं। इन घटनाओं के पीछे केवल अपराधी नहीं बल्कि एक बीमार सोच काम कर रही है, जहां किसी की पीड़ा, जीवन या गरिमा का कोई मूल्य नहीं रह गया है। यह मानसिकता तब और खतरनाक हो जाती है जब समाज में इसे लेकर घटना मानकर आगे बढ़ दिया जाता है बिना आत्ममंथन किए। जरूरत केवल सख्त कानून की नहीं बल्कि मजबूत सामाजिक मूल्यों की भी है। परिवार, शिक्षा और समाज तीनों को मिलकर आने वाली पीढ़ी को संवेदनशील बनाना होगा, क्योंकि अगर इंसान के भीतर की इंसानियत ही खत्म हो गई तो कानून भी केवल कागजों तक सीमित रह जाएगा। अब वक्त है कि हम रुक कर सोचें, क्या हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहां जीवन की कोई कीमत नहीं? अगर जवाब हाँ है तो बदलाव की शुरुआत भी हमें ही करनी होगी। चलिए हम बहस की शुरुआत करेंगे। बंसल से कुछ सवाल है। क्या कुछ सवाल है? पहला सवाल, क्या कानून का खौफ कम होने से टूट रही है हैवानियत की हदें? दूसरा सवाल, क्या कंट्रोल के बाहर हो रहा गुस्सा
बढ़ते क्राइम की वजह बन रहा है? तीसरा सवाल, क्या अपराध अब सिर्फ वारदात नहीं, मानसिक विकृति बन चुका है? तीन बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजू शर्मा साहब जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रह चुके हैं, एडिशनल एसपी रहे हुए हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। मेरे साथ नेहा सलमान जी स्टूडियो से जुड़ी हुई हैं, समाज सेविका हैं, सोशल वर्कर हैं, बहुत स्वागत करता हूं। और थोड़ी देर बाद मनोचिकित्सक भी मेरे साथ जुड़ेंगे, मैं फिर उनके पास भी चलूंगा। सबसे पहले मैं राजीव जी के पास चलता हूं। राजीव जी का मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन करा दूं। छत्तीसगढ़ का पहला एनकाउंटर करने वाले एनकाउंटर मैन आज आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। निश्चित तौर पर उनकी इस विषय पर क्या फीडबैक आते हम सब की नजर रहेगी। सर, छत्तीसगढ़ में आजकल हो क्या गया है? घटनाएं समझ में आती हैं, लेकिन जिस विभत्सता के साथ आजकल घटनाएं हो रही है, क्या कहेंगे उसे लेकर? अंबिकापुर में बोतल डाल दी गई, रायपुर में जिंदा दफन कर दिया गया। क्या ये पुलिस का कम होता दबदबा है या फिर अपराधियों का बेखौफ हो जाना? शर्मा साहब। देखिए, इसमें ये बात सही है कि अभी पूरे विश्व स्तर पे जो संवेदनशीलता है, न केवल सिर्फ छत्तीसगढ़ में, पूरे विश्व स्तर में ही संवेदनशीलता आम व्यक्तियों की बहुत कम होती चली जा रही है। जैसा कि आपको मालूम है कि विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, हर एक देश में अशांति है। खासकर कोविड के बाद एक बड़ी उसको कई लोग जो नक्षत्रों के का भी दोष देते हैं उसके लिए, लेकिन सामान्य तौर पर मैं उस विषय पे बात नहीं करूंगा। मैं बताऊंगा पुलिस और जो हमारी कानून व्यवस्था है, जिसमें तीनों अंग शामिल होते हैं, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, इन तीनों के ऊपर जो एक विश्वास की कमी है आम लोगों की, ये भी इस किस्म के अपराधों का एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए, इतना जो नृशंस हत्याएं होती हैं और कार्रवाई होती है, खास तौर पर जो पुलिस इन अपराधों को जब इन्वेस्टिगेट करती है, अनुसंधान करती है, तो ये ज़्यादातर पाया जाता है कि बदले की भावना में या पहचाने जाने के डर की वजह से अपराधी जो है वो बहुत ब्रूटल पे, बहुत क्रूरता पे उतर आता है और इस किस्म से क्रूर अपराध होते हैं। लेकिन अब इस किस्म के अपराध बहुत आम होते जा रहे हैं। उसका बहुत बड़ा कारण जो है वो अपराधियों को हीरो बनाना, सोशल मीडिया एक बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा में हमारी पहले नैतिक शिक्षा हुआ करती थी, अब वो भी कमी हो गई। काफ़ी नैतिक शिक्षा भी बच्चों को, स्कूली बच्चों को इस किस्म की शिक्षा नहीं दी जाती है। मैंने जैसे पहले ही बताया, व्यवस्था में जो हमारी न्यायपालिका या न्यायिक सिस्टम की जो व्यवस्था है, उसमें पूरे तरीके से कमी आ गई है। हमको पुलिस में एक बहुत लंबे समय तक सेवा दिया है कि एक निष्पक्ष गवाह नहीं मिलता, लोग सामने में आते नहीं, इसकी वजह से बहुत बड़े बड़े अपराधी छूट जाते हैं न्यायालय से। तो ये एक बहुत बड़े बड़े कारण हैं जिसकी वजह से संवेदनशील जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, आगे जो भौतिक लोगों के लिए जो भौतिकता की दौड़ है, पैसे कमाने की दौड़ है, बाय हुक एंड कुक, ये इनके इन प्रकार आगे बढ़ने का जो दौड़ है, जो एक रेस बन चुकी है, ये सब एक बहुत बड़े बड़े कारण हैं जिसकी वजह से लोग असंवेदनशील होते जा रहे हैं। और इसके कारण वो कोई भी अपराध करने में, चाहे वो आर्थिक अपराध हो, चाहे शरीर संबंधी अपराध हो, इसमें वो संकोच नहीं करते। तो ये इसके तरफ जो है हमारे पूरी सोसाइटी को तो सोचना ही सोचना है, लेकिन जो व्यवस्था बनाने वाले लोग हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इन लोगों में जो ऊपर में बैठे हैं, इनके लिए एक गंभीर विषय है और बार बार इनको सोचना चाहिए और हमेशा इसके ऊपर मंथन करके नई नई जो चीज़ें, खासकर महानगरों में, क्योंकि महानगरों की जो बातें हैं, यहाँ पे मीडिया इतना एक्टिव है महानगरों में, खासकर, वैसे तो सभी जगह एक्टिव है, लेकिन महानगरों में छोटी भी जो अपराध होते हैं उनकी बहुत बड़ी बड़ी प्रतिक्रिया होती है और वो आइकॉन बन जाते हैं। दूसरे छोटी छोटी जगहों के लिए वो एक आइडियल बन जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए देखिए, अभी जो कई सारी मूवीज़ आ रही हैं जिसमें कितना हिंसा बताया जाता है, उनको हीरो के बतौर समाज पेश करता है। तो ये सब चीज़ों को धीरे धीरे इसमें कमी आनी चाहिए। अभी योगी साहब ने कल ही कहा था कि डकैत को हीरो मत बनाइए। नेहा जी, छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उठते रहे भी हैं पहले से। हाल के दिनों में जिन तरीकों से वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, उसे लेकर आप क्या कहें? क्योंकि अपराधियों की सोच जो है वो इतनी ज्यादा खूंखार हो गई है, या फिर क्राइम का बदला स्वरूप के रूप में आप इसे देख रहे हैं? नेहा जी। बदला, जैसे आपने कहा कि परिवार जो है, विद्यालय जो है और समाज जो है, इन तीन स्थानों पे जो है कोई भी व्यक्ति अपना सबसे ज़्यादा समय जो है वो बिताता है और हम इन तीनों जगहों को ही जिम्मेदार मानते हैं आज भी समाज में जो भी चीज़ें हो रही हैं। पर शुरुआत मैं कहती हूँ कि आप अपने आप से होनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। एक डिसीजन मेकिंग एक शब्द होता है, फैसला लेना अपने लिए कि मैं अपने परिवार में किस तरह की भूमिका निभा रही हूँ, मैं अपने स्कूल में, अपने कॉलेजेस में कैसी भूमिका निभाना चाहती हूँ और अपने समाज में किस तरह की भूमिका निभाना चाहती हूँ।
हूँ। ज़रूरी है कि हम समाज में बदलाव करें। हम विद्यालयों में, जैसा राजीव जी ने कहा कि हम नैतिक शिक्षा, नैतिक मूल्य जैसी चीज़ें तो गायब ही हो गई हैं। और परिवारों में भी हम जानते हैं आजकल की वर्किंग क्लास से हम बिलोंग करते हैं, बहुत ज़्यादा समय माता पिता भी अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं। तो हर चीज़ जो है वो एक इमोशनल सप्रेशन के कारण आ रही है। तो सारी बातें निकल करके आती हैं, लेकिन सबसे पहला डिसीजन जो होता है वो मैं से चालू होता है कि मैं आज अपने मोबाइल में क्या देखना चाहती हूँ। मैं आज एक वायलेंट मूवी अगर आई हुई है तो क्या मैं उसे देखना चाहती हूँ, मैं क्या इस तरह के मोबाइल गेम्स देखना चाहती हूँ। तो हर चीज़ को जो भी एक क्रिमिनल होता है वो एक डायरेक्शन उसे दे देता है और एक कारण दे देता है कि ऐसा होने की वजह से, ये होने की वजह से मैंने दिया। लेकिन एक डिसीजन, एक छोटे छोटे डिसीजंस के साथ में ये सब शुरू होता है। छोटे छोटे क्राइम होते हैं, दो गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं और वहां पर बहस होती है, और वही छोटी छोटी बातें हैं आगे बढ़ करके एक बड़ा स्वरूप लेती हैं। तो हम क्या छोटी बातों को इग्नोर करके हम बड़ी ही चीज़ों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। जिस तरह अभी सर ने कहा, जैसे आपने कहा कि योगी जी ने अभी कहा कि नायक मत बनाइए हर चीज़ को, कि हर कोई गलत भी कर रहा है लेकिन वाह क्या सही तरीके से उसे किया है। इन सारी चीज़ों को जो ग्लोरीफाई हम कर रहे हैं, वहाँ से चीज़ें जो है वो प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जा रही हैं। ठीक है, सुरभि जी बहुत स्वागत करता हूं आपका। सुरभि जी, किसी इंसान को जिंदा गाड़ देना सोचकर भी रूह कांप जाती है। सिर्फ रायपुर की एक घटना नहीं, छत्तीसगढ़ में हाल के दिनों, महीनों ऐसी घटनाएं लगातार सामने आई है। आप क्या मानती हैं, इतनी क्रूरता क्या सिर्फ अपराध है या मानसिक विकृति का संकेत? सुरभि दुबे जी। सबसे बेहतर ये टॉपिक रेज करने का बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि अभी ये हम देख रहे हैं कि अनप्रोवोक्ड अग्रेशन, मतलब थोड़ी सी बात में भी बहुत ज़्यादा जो गुस्सा बाहर निकल के आ रहा है, ये हम हर जगह देख रहे हैं। अभी एक न्यूज़ में हमने देखा, छोटे बच्चे को, 4 साल के बच्चे को एक ऑटो वाले ने ज़मीन पे फेंक दिया था, है ना। तो ये इस तरीके से ऐसा इतना बढ़ रहा है दूसरों पे गुस्सा निकालना, और कारण इसका ये है कि कहीं ना कहीं एज अ सोसाइटी हम फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं। हम जो पॉलिसी मेकिंग है, या जैसे पहले हमारे पैनलिस्ट ने कहा है कि हम चीज़ों को सहन करते करते त्रस्त हो चुके हैं और आपस में ही एक दूसरे के ऊपर गुस्सा निकाल रहे हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कहीं ना कहीं जो ये ग्रूसम तरीके के क्राइम्स हो रहे हैं, इसमें एंटी सोशल पर्सनालिटीज़ और कितना ज़्यादा महत्व जो हम बोलेंगे नशे का है, इसे भी एक इवैल्यूएट करना बहुत बहुत आवश्यक है कि ये एक्टिविटीज़ रिपीटेड ऑफेंडर्स जो हैं, बार बार जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कि जो सादी भोली जनता है वो कर रही है। हाँ, और दूसरा इनमें नशों का और मानसिक रोगों का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे आपने बताया कि छत्तीसगढ़ में ये चीज़ें बढ़ रही हैं, तो हम बता दें कि एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से मानसिक रोगों में छत्तीसगढ़ का जो रैंक है वो प्रतिदिन ऊपर होता जा रहा है। नशे की लत में छत्तीसगढ़ केरला के बाद दूसरा नंबर पे है। तो ये हमारे लिए थोड़ी सी चिंताजनक विषय है कि नशा भी दिमाग को इम्पल्सिव बनाता है। इम्पल्सिव का मतलब बिना सोचे समझे काम करना, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इसकी क्षमता दिमाग खोने लगता है। और कई मानसिक रोग भी ऐसे होते हैं, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, या बाइपोलर डिसऑर्डर्स हो गए, या एंटी सोशल पर्सनालिटीज़ हो गई, जहाँ पे जो व्यक्ति है वो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देता है जिसे हम बोलते हैं कि ये नॉर्मल ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हो सकती है। तो इन सब पहलुओं को ध्यान रखना क्राइम के मद्देनज़र हमें बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। जी राजीव जी, आपने भी पुलिसिंग की है। छत्तीसगढ़ जैसा प्रदेश था, हाल के सालों में उसमें बहुत सारा बदलाव आ गया है। अपराध और अपराधी दोनों बिल्कुल बदल चुके हैं। बात बात पर चाकूबाजी, हत्या, किडनैपिंग। क्या आप स्वीकार करेंगे अपराध और अपराधियों ने जिस तरह से अपने तरीके को बदला है राजीव जी, उतनी तेजी से पुलिस अब तक अपने आप को नहीं बदल पाई? राजीव जी। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि अपराध और अपराधी जिस तरीके से बदले, तो पुलिस ने अपने आप को उतना बदलाव नहीं ला पाया। उसके बहुत से कारण भी हैं। देखिए, किसी भी अपराध को जो अपराधी करता है, किसी भी स्थान पे करता है, उसके आने और जाने के बहुत सारे रास्ते रहते हैं। उदाहरण के लिए मैं बताऊं, अगर एक चोर है, वो चोर खिड़की से भी घुस सकता है, छत काट के भी घुस सकता है, दीवार से भी घुस सकता है। लेकिन पुलिस जो है वो कानून के अंदर बंधी हुई है। वो एक निश्चित दरवाजे से ही प्रवेश करेगी उस स्थान पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इसीलिए पहले भी कहावत भी है कि चोर आगे आगे और पुलिस पीछे पीछे चलती है। लेकिन वर्तमान बदलते परिवेश में पुलिस को अपने आप में बहुत परिवर्तन लाना पड़ेगा। बेसिक पुलिसिंग जो अंग्रेजों ने बनाई हुई थी, उसके अलावा नियमित रूप से जो
हमारी उसकी समीक्षा होनी चाहिए, नए नए कानून बनने चाहिए। अभी जैसे रायपुर महानगर बन गया, कमिश्नरी हो गई, इसमें कुछ नए कानून भी बनाए जाने चाहिए थे मेरे विचार से, ताकि अपराधों और अपराधियों पे नियंत्रण कर। देखिए अभी जितने अपराध हो रहे हैं, गंभीर किस्म के अपराध, उसमें बहुत छोटे छोटे बच्चे लोग इन्वॉल्व हैं, ज़्यादातर देखा जा रहा है। और केवल भारत के स्तर पे भी आप देखिए कि 20 साल से ऊपर के बड़े जो अपराधी नहीं हैं, यंग लोग ही ज़्यादा अपराधी हैं। अब इनके बारे में सोचना चाहिए और नए नए कानून भी बनाने जाने, नई नई व्यवस्था भी बनाई जानी चाहिए। अभी स्लम्स में नशे हैं, अब देखिए कितने नशे के ऊपर अभी एक अभियान चला के रायपुर पुलिस ने बहुत सारे नशे के कारोबारियों को पकड़ा। इसका मतलब ये लगातार चल ही रहा था। जब इतनी बड़ी संख्या में नशा के व्यापारी पकड़ाए हैं, नशा करने वाले पकड़ा रहे हैं, अब नशे करने वालों के लिए क्या व्यवस्था है शासन में या पुलिस में? पुलिस तो खैर कुछ कर नहीं सकती इस विषय पे, लेकिन हॉस्पिटल में क्या कोई अलग व्यवस्था बनाई गई है? नशे में जो इन्वॉल्व बच्चे हैं, किशोर बच्चे लोग हैं, तो इस किस्म से बहुत सारे सुधार की ज़रूरत है। और मैंने बताया कि ये तीनों व्यवस्था जो है, खासकर पुलिस में, कार्यपालिका में, जो दो विशेष रूप से है, विधायिका तो अपना कानून बना देती है, इसको विश्वास हासिल करना पड़ेगा समाज का, पब्लिक का। ये बहुत बड़ा कारण है अपराध के बढ़ने का। जैसे कि मैडम ने बताया कि मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोग आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं और वो लड़ाई बहुत बढ़ जाती है। आप देखिएगा व्यवहारिक तौर पे कि कोई उनको छुड़ाने नहीं जाता। आसपास 50-100 लोगों की भीड़ रहेगी, लेकिन कोई छुड़ाने नहीं जाएगा। अभी बड़े गंभीर अपराध होंगे, ये सब ब्लाइंड मर्डर्स होते हैं, या इनका कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं होता। इसमें भी हमको पुलिस को समाज में साक्षी लेने के लिए, और उसी के अभाव में फिर ये कोर्ट से छूट जाते हैं। बिल्कुल। तो हमारे को सबसे पहले पुलिस को और कार्यपालिका को, आम लोगों को बहुत विश्वास में लेना पड़ेगा, तभी ये व्यवस्था सुधर सकेगी। और इसमें बहुत निहायत कमी है और दिन ब दिन कमी होती जा रही है, आपने देखा होगा। नेहा जी, आज के युवाओं में फिल्मों का कितना प्रभाव आप देख रही हैं? क्योंकि आजकल जितनी बड़ी घटनाएं हो रही है उसमें एक बड़ा आंकड़ा अफेयर, अवैध संबंध, फिर ड्रग्स, शराब से संबंधित क्राइम का है। क्या आप मानते हैं कि छत्तीसगढ़ क्राइम आजकल मेट्रो सिटी की तर्ज पर और फिल्मों से सबसे ज्यादा प्रभावित हो गया? देखिए, इसमें कोई दो राय तो नहीं है कि जिस तरह की फिल्में, जिस तरह की वेब सीरीज़ आज हम देख रहे हैं, उसका प्रभाव जो है इसका समाज पे जो प्रभाव में पड़ रहा है या नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। डेफिनेटली जिस तरह की वॉयलेंस मूवी, जिस तरह के चीज़ें हम देख रहे हैं, उसका हमारे मानसिक पटल पर एक बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। पहले हम एक मूवी देखा करते थे और वो महीनों उसकी मेमोरी हमारे दिमाग में होती थी, और आज जो है लोग रोज़ रात में एक वेब सीरीज़ ख़त्म करके सोते हैं। तो डेफिनेटली इन सारी चीज़ों का फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन पूरी तरह से इन चीज़ों को जिम्मेदार मानना भी सही नहीं होगा। जैसे मैंने अभी कहा कि उसे देखना है या नहीं देखना है, ये मेरा डिसीजन है। अभी बहुत ही फेमस मूवी जो है वो आई है, पूरी दुनिया उसे देखने जा रही है, लेकिन मैंने अगर उसका प्रोमो देखा है और मुझे डिसाइड करना है कि मैं इतनी वॉयलेंट मूवी देखना चाहती हूँ ना या नहीं देखना चाहती हूँ, वो मेरा डिसीजन है। प्लस एक और चीज़ है, आजकल छोटे से छोटे बच्चे जो होते हैं वो मोबाइल गेम में लगे होते हैं। पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं एक सेटिस्फाइड मोड पे चले जाते हैं कि बच्चा कम से कम मोबाइल लेकर शांत तो बैठा हुआ है, हम तब तक अपने काम कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, एक बहुत छोटा बच्चा, करीब 2-3 साल का, कुछ समय पहले मैंने देखा एक प्रोग्राम में बैठ करके एक गेम खेल रहा था, और मोबाइल वो वीडियो गेम था जिसमें एक रैबिट को, एक खरगोश को कहीं से भी अपने होल से निकल रहा है और हथौड़े से मारना है। और ये जो है उस बच्चे के लिए इतनी नॉर्मल चीज़ थी, और मेरे लिए वो देख करके ऐसा था कि हथौड़े से आप एक खरगोश को कैसे मार सकते हो। मैं सेंसिटिव हो गई थी उसे देखने के बाद। लेकिन हम एज पेरेंट, हम इस तरह की चीज़ें बचपन से जब बढ़ावा दे रहे हैं, तो हम बड़े होकर के केवल मूवीज़ और इन सारी चीज़ों को बदनाम नहीं कर सकते कि इन चीज़ों की वजह से हो रहा है। ये एक पूरा घर का कल्चर, समाज का कल्चर, स्कूल का कल्चर, और जैसा मैंने पहले कहा कि मैं क्या डिसीजन लेना चाहती हूँ किसी टॉपिक पे, इस पर निर्भर करता है। सुरभि जी, छत्तीसगढ़ क्या रिएक्टिव सोसाइटी बन चुका है, जहां छोटी बातों पर भी हिंसा पहला विकल्प बन जाता है? घटनाओं का आंकड़ा आप देख लीजिए, कोई भी त्योहार हो, बिना 2, 4, 10 हत्याओं के पूरा होता ही नहीं। कोई धार्मिक जुलूस बिना झगड़ा लड़ाई के हो ही नहीं सकता। क्या शराब और ड्रग्स आज की यूथ को बर्बाद कर रहे हैं, अपराध की एक बड़ी वजह उसे मान रही हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये बोलूँगी कि अपराध और इमोशनल डिसेंसिटाइजेशन, जैसा मैम ने अभी बोला कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, इतना इंफॉर्मेशन का सोर्स है कि हम इमोशनली डिसेंसिटाइज्ड सोसाइटी हो गए हैं। जैसे हमारे पहले सर ने भी बताया कि कोई हमें साक्ष्य नहीं देता, लोग झगड़ा लड़ाई देखते रहते हैं पर बोलते नहीं हैं। तो ये हम देखेंगे कि लोग इतना ज़्यादा वायलेंट, अग्रेसिव,
और अग्रेसिव चीज़ें या अब्यूज़िव चीज़ें वो टीवी पे, मोबाइल पे, कंप्यूटर पे देख रहे हैं कि वो नॉर्मल हो गया। अब ये एबनॉर्मल चीज़ नहीं लगती कि कोई लड़ रहा है, झगड़ रहा है, गाली बक रहा है, ये एबनॉर्मल नहीं लगता। तो इसको हम इमोशनल डिसेंसिटाइजेशन बोलेंगे। एज अ सोसाइटी हम थोड़ा सा डिसेंसिटाइज हो गए हैं। और दूसरा, हम अपने आप को एक आइसोलेट कर लेते हैं कि ये तो मेरे साथ नहीं हो सकता, ऐसा मेरे साथ नहीं हो सकता, तो हमें इसमें रिस्पॉन्ड क्यों करना। तो हम उसमें रिस्पॉन्सिबल भी फील नहीं करते। तीसरी चीज़, हमें ये लगने लगा है कि हम कर ही क्या सकते हैं, एज अ पर्सन, एज अ व्यक्ति हम कर ही क्या सकते हैं। तो ये तीनों चारों चीज़ें मिलके हमें एक ऐसे जोन पे ले जा रही हैं कि हम कई चीज़ें ऐसी टॉलरेट करने लगे हैं एट अ लेवल कि जो सही बात नहीं है, मॉरलिस्टिकली सही नहीं है और आगे चल के आगे की जनरेशन्स के लिए भी सही नहीं है। हम इन चीज़ों को ग्लोरीफाई भी करने में पीछे नहीं हटते। जैसे हमारे पैनलिस्ट ने बताया कि यूट्यूब वीडियोस, मोबाइल गेम्स, उनको हम ग्लोरीफाई करने लगे। लोग दूसरों को मोबाइल गेम खेलते हुए देखना पसंद करते हैं, उनकी रील्स बन जाती हैं जो फेमस हो जाती हैं। तो आप ये सोचिए कि हम किसी भी कम्युनिटी एक्टिविटी में या सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो रहे। आज अपने बाजू के पड़ोसी के लोगों को हेल्प करने नहीं जाते या उनका नाम नहीं जानते, जबकि पहले बिल्कुल बिल्कुल। राजीव जी एक बात बताइएगा, समय मेरे पास बहुत कम है। एक बात तो आप भी मानेंगे कि आजकल अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म हो गया। वजह क्या है ये आप भी जानते हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा। लेकिन जो एक तथ्य है कि क्या अपराधियों को सजा दिलाने की धीमी रफ्तार की वजह से कानून का डर अपराधियों में खत्म हो रहा है, और दूसरी बात, क्या अपराधियों की विभत्स मानसिकता, क्रूरतम वारदातें पुलिस के लिए नई चैलेंज बनने वाली से लेकर पुलिस की कोई प्लानिंग आप मानते हैं कि होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, ये आपका ये प्रश्न बिल्कुल सही है कि जो ये विकृत मानसिकता जो बढ़ती चली जा रही है समाज में, अपराधियों में, उसका बहुत बड़ा कारण तो नशा है, निश्चित तौर पे नशा है। और जो वर्ग विभेद है जो समाज में फैला हुआ है, इसके ये बिल्कुल नए चैलेंजेस हैं पुलिस के सामने, और पुलिस को इसके ऊपर विशेष रूप से कार्य करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही मैंने पहले बताया कि आपको नए नए कानून भी बनाने पड़ेंगे, नई नई व्यवस्था बनानी पड़ेगी ताकि इन अपराधों के ऊपर नियंत्रण लगा जा सके। नहीं तो यही अपराध ये लोगों के लिए आकर्षक बनते जा रहे हैं, खासकर युवाओं के लिए बहुत आकर्षक बनते जा रहे हैं। हमारी न्याय व्यवस्था को भी बहुत ज़्यादा इस विषय पे सोचना पड़ेगा। आप देखिए, कोर्ट में जाइए, अपराधी को बचाने के लिए 20 वकील खड़े रहते हैं और उसको सजा दिलाने के लिए 1 या 2 वकील रहते हैं। तो ये हमारी न्याय व्यवस्था की एक बहुत बड़ी कमी भी है। हालांकि हमारे को न्याय व्यवस्था के ऊपर पूरी अभी भी यकीन है। एक ऐसी व्यवस्था है जो हिंदुस्तान में जिसके ऊपर आज भी आप यकीन कर सकते हैं। ठीक है। नेहा जी, क्या नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया पर बैन छत्तीसगढ़ में लगना चाहिए? क्योंकि कई बार हमने वारदातों का तरीका या तो फिल्मों या फिर OTT से प्रभावित होता देखा है। आए दिन हम लोग बोलते हैं दृश्यम के अंदाज में हत्या, दाऊद के अंदाज में डॉन, तो ये आने वाले भविष्य के लिए गंभीर चेतावनी होने वाली है। नेहा जी, देखिए, पूरी तरह से सोशल मीडिया पे बैन अभी तो संभव नहीं है। मूवी, अगर हम कहीं ना कहीं मूवी देखते हैं तो वो उससे इंस्पायर होते हैं, वो किताबें खरीद सकते हैं, किताब से भी इंस्पायर हो सकते हैं। पर हाँ, डेफिनेटली सोशल मीडिया में हमें कंटेंट फिल्टर ज़रूर करना चाहिए। अगर आप दूसरे देशों की बात कहेंगे तो एक आप सर्वे के अनुसार आपने सुना होगा कि कुछ देशों में, विशेष करके जैसे चाइना जैसे देशों का तो अपना सोशल मीडिया है, लेकिन वहाँ के सोशल मीडिया में क्या रन होगा वो उस देश की गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और हमारे देश को ये ज़रूरी है कि हम कंटेंट को जरूर से फिल्टर करें। सुरभि जी, आप मानती हैं कि सोशल मीडिया में कड़ाई से एज रिस्ट्रिक्शन होना ही चाहिए? क्योंकि आजकल जिस तरह के कंटेंट सोशल मीडिया में आ रहे हैं वो काफी ज्यादा यूथ को इफेक्ट कर रहे हैं, चाहे रिलेशनशिप को लेकर हो, क्राइम को लेकर हो। और छत्तीसगढ़ कई शहरों में लेट नाइट पार्टी, हुकअप, कैजुअल पार्टनर सेक्स जैसे कल्चर आ गए हैं। वो कितना प्रभावित कर रहे हैं युवाओं को? युवाओं में हमें बचपन से सेंसिटाइज करना चाहिए कि नशे का क्या रोल होता है क्रिमिनलिटी में। जो आप बोल रहे हैं सेक्स और रेव पार्टीज़, उनका क्या रोल होता है क्रिमिनलिटी में, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमें एक साइकोलॉजिकल वर्कअप राइट फ्रॉम द स्कूल एज चालू करना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति को साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत है तो वो स्कूल लेवल से ही हम उनको काउंसलिंग या फैमिली एनवायरनमेंट सुधारना या जो भी इंटरवेंशंस हैं वो अर्ली एज में चालू हो जाएं। तो बहुत हद तक हम नशे से जुड़ी हुई चीज़ों को या मानसिक रोगों से जुड़ी हुई चीज़ों को जल्दी कैच करके और एक बड़ा रूप ना दे के मैनेज कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है सोशल मीडिया कैपिंग की, तो वो बहुत ही ज़रूरी है जैसे अन्य देशों में है, पर उसके लिए हमें सज़ा भी निर्धारित करना आवश्यक है कि कोई अगर सज़ा ना हो तो किसी कैपिंग का कोई मतलब नहीं हो जाता है। ठीक।
तो देखिए, सिस्टम के अंधे होने की कुछ कहानियां बताता हूं मैं आपको। छत्तीसगढ़ में हम ये मानते हैं कि लगातार नशा बढ़ रहा है, फिर भी आबकारी विभाग हर साल टारगेट बढ़ा देता है कि भाई पिछले साल अगर 5,000 करोड़ की शराब हम पिलाएं तो अगले साल हमको 7,000 करोड़ की शराब पिलाएं। रायपुर में कमिश्नरेट आप लागू करते हैं, शर्म आनी चाहिए। कमिश्नरेट के लिए बजट कितना है पता है आपको? 0 बजट, 1 रुपए सरकार ने नहीं दिया, 1 सिंगल रुपए। अब सोचिए कैसे कमिश्नरेट बनेगा? ना तो बल बढ़ाया आपने, ना तो पावर दी आपने, ना तो आपने पैसा नहीं दिया। उसके बाद भी आप उम्मीद करते हैं कि पुलिस जो है वो 24/7 आपकी सेवा में लगी रहे। कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बातों को मैं खत्म करूंगा। हैवानियत पर बहस है, इंसानियत लापता है, हर चेहरा शरीफ है, बस इरादा गंदा है। कानून की बातें हैं, खौफ कहीं दिखता नहीं, यहाँ जुर्म छोटा नहीं, सिस्टम ही अंधा है। आप सभी से जुड़े आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।